जहां आपको सच दिखाया जा रहा हो, पूरी पृथ्वी का सच, आने वाली सब पीढ़ियों को खा जाने वाला सच, वहां आप नहीं देखना चाहते तो कोई क्या करे इसमें। क्लाइमेट चेंज कोई भविष्य की बात नहीं है भाई, वो हो रहा है, वो आज की बात है। अब कौन सा भविष्य, वो आज की बात है। आपको नहीं पता पृथ्वी का तापमान पहले ही कितना बढ़ चुका है, भविष्य में नहीं अभी बढ़ चुका है और पलटा नहीं जा सकता, इरिवर्सिबल है। आपको नहीं पता ग्लेशियर कितने पिघल चुके हैं, पलटे नहीं जा सकते, उन पहाड़ों पर बर्फ कभी वापस नहीं आएगी। आपको नहीं पता कि सर, तो मेरा सवाल ये है, तो इतना कुछ होने के बावजूद भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सोशल मीडिया है, इवन जो मैक्सिमम लोग हॉल्स में हैं, उनका इस पर ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? लोग इस पर इतना गौर नजरअंदाज क्यों करते हैं? सोशल मीडिया पर कोई जाता है तो इसलिए जाता है कि उसको व्यूज मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे, इसलिए थोड़ी जाता है कि वो वहां अपना अकाउंट ठप कराएगा। हॉल में कोई मूवी इसलिए दिखाई जाती है कि लोग देखने आएंगे तो पैसा देंगे। हॉल में मूवी इसलिए थोड़ी लगाई जाती है कि सामने खाली कुर्सियां रहेंगी। सोशल मीडिया पर इसकी बात क्यों नहीं हो रही है, टीवी पर क्यों नहीं आ रहा है, इस पर फिल्में क्यों नहीं बन रही हैं, अखबारों में क्यों नहीं छप रहा है? क्योंकि तुम्हें पढ़ना नहीं है, क्योंकि तुम्हें देखना नहीं है। अभी हाल में ये रिपोर्ट आई है, अभी हाल में एक फिल्म भी आई है। तुम कोशिश कर लो कि अगले 2 दिनों में तुम्हें उसका टिकट मिल जाए, नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को देखनी है। और जब वो फिल्म चल गई तो अब उस तरह की 10 और बनेंगी, क्योंकि लोगों को देखनी है। अब तुम कहो ये हॉल वालों की गलती है, पीवीआर वालों की, या जो और चेन्स हैं थिएटर्स की, उनकी गलती है कि वो क्लाइमेट पर आधारित मूवी क्यों नहीं चला रहे। उनको अपना धंधा खराब करना है क्या? उनको भी अपना घर चलाना है भाई। वो कहते हैं जनता जो देखना चाहती है वही तो दिखाएंगे। जनता जो देखना चाहती है वो दिखा देते हैं। आप ऐसे क्यों हो कि आपको कहीं उत्तेजना दिखाई दे जाए तो आप कूद पड़ते हो, जल्दी से टिकट ले लूं, देखा हूं। आपको कहीं विचारधारा दिखाई दे जाए वहां पे आप कूद पड़ते हो। पर जहां आपको सच दिखाया जा रहा हो, विभाजित सच से नहीं, तात्कालिक सच नहीं, पूरी पृथ्वी का सच, आने वाली सब पीढ़ियों को खा जाने वाला सच, वहां आप नहीं देखना चाहते तो कोई क्या करे इसमें। और फिर जब आप नहीं देखना चाहते तो फिर पूरी दुनिया भर के जो नेता हैं वो भी इस मुद्दे पर कुछ काम नहीं करना चाहते। पेरिस एग्रीमेंट हो चुका, एक के बाद एक सीओपी होते रहते हैं, कोई कदम नहीं लिया जा रहा। पृथ्वी बर्बाद हो रही है, क्योंकि पृथ्वी सिर्फ उन नेताओं की नहीं है, पृथ्वी आपकी है। आपको जाकर के धुरंधर देखनी है तो ठीक है, पृथ्वी बर्बाद होती रहे। आचार्य जी, मेरा प्रश्न इसमें मेन ये है कि ये तो सीधा सीधा लोगों के जिंदगी और मौत का फैसला है ना। मतलब ये ऐसा नहीं है होगा, ये हो रहा है। अहंकार खुद को बचाने के लिए किसी की भी बर्बादी बर्दाश्त कर सकता है, बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, वो किसी को भी बर्बाद कर सकता है। यहां तक कि वो स्वयं को, माने अपने शरीर को भी बर्दाश्त कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए। क्लाइमेट चेंज होगा तो असर तुम्हारे शरीर पर पड़ेगा, तुम्हारी जेब पर पड़ेगा, तुम्हारी मानसिक स्थिति पर पड़ेगा, तुम्हारे समाज पर पड़ेगा। ये सब बर्बाद किए जा सकते हैं और इनको बर्बाद करने से अहंकार बचता है। तो एक आतंकवादी अपने अहंकार को बचाने के लिए क्या करता है? वो जाके सुसाइड बॉम्बिंग कर लेता है। देखो क्या किया उसने। अहंकार ने अपने आप को बड़ा करने के लिए शरीर को ही बम से उड़ा दिया। किसके शरीर को? अपने ही शरीर को। अहंकार ऐसी चीज है जो अपने शरीर का भी सगा नहीं है, वो अपने शरीर का भी शिकार करता है। तो क्लाइमेट चेंज से फर्क शरीर पर पड़ेगा, गरीबों पर पड़ेगा, फसलों पर पड़ेगा, नदियों पर पड़ेगा, जनसंख्याओं पर पड़ेगा। अहंकार कहता है इन सबसे मुझे क्या लेना देना, मुझे तो इस बात से मतलब है कि मैं महान हूं। अगर सब बर्बाद करके मैं ये दावा ठोक सकूं कि मैं महान हूं तो सब बर्बाद हो जाए। मैं महान हूं, मैं महान हूं, बस। क्लाइमेट चेंज कोई भविष्य की बात नहीं है भाई, वो हो रहा है, वो आज की बात है। अब जब मैं तुम्हारी उम्र का था उस समय पर क्लाइमेट चेंज लगता था भविष्य की बात है। आज से 10-20 साल पहले, 25 साल पहले कह सकते थे कि क्लाइमेट चेंज भविष्य की बात है। 20 साल से क्लाइमेट चेंज के बारे में बोले जा रहा हूं, क्या अभी भी भविष्य की बात है? 2 दशक तो बीत गए, कौन सा भविष्य? आपको नहीं पता पृथ्वी का तापमान पहले ही कितना बढ़ चुका है, भविष्य में नहीं अभी बढ़ चुका है और पलटा नहीं जा सकता, इरिवर्सिबल है। आपको नहीं पता ग्लेशियर कितने पिघल चुके हैं, पलटे नहीं जा सकते, उन पहाड़ों पर बर्फ कभी वापस नहीं आएगी। आपको नहीं पता कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने पार्ट्स पर मिलियन हो चुकी है और अब वहां से वो और ऊपर ही जाएगी, वापस सोखी नहीं जा सकती। वो आज की बात है। पर अहंकार उसको नहीं देखना चाहेगा, वो कहेगा मुझे दूसरी चीजों से ज्यादा मतलब है। क्यों नहीं देखना चाहेगा? कारण और बताऊं साफ, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड खुद अहंकार का ही निर्माण है। CO2 कम करनी है तो अहंकार कम करना पड़ेगा। ईगो जितनी ज्यादा होती है एमिशन उतना ज्यादा होता है। ई
वो जो CO2 लिखा जाता है ना, CO2 इक्विवेलेंट, तो चलो ठीक, वो CO2 ईगो है। अहंकार जितना ज्यादा होगा एमिशन उतना ज्यादा होगा। अभी ये जो लड़ाई चल रही है अमेरिका इजराइल ईरान वाली, इसकी क्लाइमेट कॉस्ट पता है ना, इसमें कितने एमिशन हो रहे हैं पता है ना, क्यों हो रहा है? राष्ट्रीय अहंकार है और धार्मिक अहंकार है और आर्थिक भूख है, और ये सारी चीजें अहंकार की है। ईसाई है, यहूदी है, इधर मुसलमान है, शिया मुसलमान, ये हुआ धार्मिक अहंकार। हम उन्नत राष्ट्र, हम लिबरल राष्ट्र, हम डेमोक्रेसीज हैं और यहां थियोक्रेसी है, ये हुआ धार्मिक। और मैं अहंकार हूं, मैं अधूरा हूं, मुझे और खाना है, खाने के लिए तेल चाहिए, ये हुआ अहंकार का आर्थिक पक्ष। जहां ईगो है वहां एमिशंस होंगे। एक एक बम जो गिर रहा है वो क्लाइमेट के साथ बलात्कार है। आपको सोचिए पहले कि एक बम गिरता होगा तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से। आप एक साधारण सी गाड़ी चलाते हो और फिर कहते हो गाड़ी चला रहा हूं, वो उसको जगह ईवी ले लेता हूं, तो ये बताओ ये जो फाइटर जेट उड़ रहा है ये कितना एमिशन करता होगा? गाड़ी का तो ईवी बना दोगे, टैंक का और फाइटर जेट का क्या बनाओगे, और वो कितना कार्बन फेंक रहे होंगे? और जो दिन रात सैकड़ों की तादाद में मिसाइलें इधर से उधर चल रही हैं, इनका क्या हो रहा होगा? और जो ड्रोन्स जा रहे हैं, इनका कार्बन डाइऑक्साइड से क्या लेना देना? पर जहां ईगो है वहां एमिशन है। ये तीन ईज बिल्कुल साथ चलते हैं, ईगो, इमोशन, एमिशन। ईगो, इमोशन, एमिशन। जहां ईगो है वहां एमिशन होगा और जहां इमोशन है वहां एमिशन होगा। इमोशन के क्षण में आप संयमित और विवेकी नहीं रह सकते। जहां इमोशन आया तहां आप एमिशन शुरू कर देते हो। आप जब बहुत खुश होते हो तो आप कहते हो गाजा बाजा लगाओ और जनरेटर लगाओ और पार्टी करो और चलो सब गाड़ियां लेके चलो, एमिशन शुरू, उपद्रव शुरू। जब आप दुखी होते हो तब भी आप यही कहते हो चलो कहीं कुछ करते हैं, कुछ करके आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उड़ाते हैं, फिर एमिशन शुरू। आपको किसी पर क्रोध आता है, आप उस पर जाकर के चढ़ बैठते हो, एमिशन शुरू। तो अहंकार क्यों करेगा क्लाइमेट चेंज की बात? अहंकार खुद क्लाइमेट चेंज है। ईगो इज एमिशन, वो नहीं करने वाला बात। और आपने बड़ी मासूमियत से बल्कि नादानी से सवाल पूछ दिया, पर क्लाइमेट चेंज की बात मीडिया क्यों नहीं कर रहा है? मीडिया वाले देव पुरुष हैं, उन्हें अपना चैनल बंद कराना है। क्यों करे कोई बात? क्यों करे? सब मेरी तरह पागल है कि जो चीज कोई सुनना नहीं चाहता वो भी लोगों के पीछे पढ़ पढ़ के सुनाए? नहीं करेगा कोई बात। अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, आपके यहां चुनाव होने वाले हो, वो आपसे बोले ए जात, उसको आप वोट दे आओगे तुरंत। कोई आगे बोले ए फ्री में फलानी चीज दे देंगे, उसको भी वोट दे आओगे। ए आ जाओ धर्म की बात है, उसको भी आप वोट दे आओगे। फिर एक कोई पार्टी आई वो बोले क्लाइमेट, उसको वोट दोगे? नहीं दोगे। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी क्यों करे क्लाइमेट की बात? क्यों करे? घटिया से घटिया मुद्दे पर आपसे वोट लिया जा सकता है और घटिया मुद्दे पर ही आप वोट दे देते हो। पर कोई आपसे ढंग की बात कर दे तो आप वोट दोगे उसको? तो क्यों करे कोई आपसे ढंग की बात? अब पृथ्वी बर्बाद होती है तो हो जाए, किसी और पर दोष मत लगाया करो। कभी कोई आगे बोलेगा ये सब नेता चोर होते हैं, कभी कोई बोलेगा ये सब बाबा लोग चोर होते हैं, कभी चैनल वाले चोर हैं, कभी सोशल मीडिया पर सब लफंगे बैठे हुए हैं। दूसरे पे इल्जाम लगाने से पहले आम आदमी की ओर देखो। सबसे बड़ा चोर आम आदमी है, सबसे बड़ा पाखंडी आम आदमी है। वो ढंग का होता, वो ढंग का होता तो ऐसे नेता चुनता, वो ढंग का होता तो ऐसे चैनल देखता, वो ढंग का होता तो ऐसी मूवी हिट होती, वो ढंग का होता तो दुनिया जैसी है क्या ऐसी होती? बोलो। तो किसी दूसरे को बुरा या गिरा बताने से पहले आम आदमी की ओर देख लिया करो, सबसे गिरा हुआ वही है। और जब तक ये आम आदमी माने तुम और मैं, हम नहीं बदलेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, तब तक हमें किसी दूसरे का दोष निकालने का कोई हक नहीं है। उन्हें हमने ही चुना है, उन्हें हमने ही वहां सरताज बनाया है। चैनल को टीआरपी से मतलब है, टीआरपी देने वाले तुम हो। तो मतलब यही कारण है कि हम देखते हैं कि आम आदमी विद्रोह तो छोड़ो, उल्टा उनको सपोर्ट करता है जो उनका शोषण कर अरे रहे भाई हैं। वो आम आदमी के ही चढ़ाए हुए चढ़े हैं। वही वही यजर जी। चैनल एडवर्टीजमेंट पर चलता है, विज्ञापन दाता यही देखकर आता है कि इस चैनल को कितने लोग देख रहे हैं। तुम देख रहे हो इसीलिए उसको विज्ञापन मिलते हैं, उसी से उसकी कमाई है, इसीलिए चैनल चल रहा है। तुम घटिया चीजें देखनी बंद कर दो तो दुनिया में घटिया चीजें कम हो जाएंगी। पर जो चीज जितनी गिरी हुई है वो उतनी तेजी से फैलती है, फैलाने वाले हम हैं। सच्चाई तो आप तक लाने के लिए दिन रात मशक्कत करनी पड़ती है, आपका पीछा करना पड़ता है।
गीता सत्रों में अभी न जाने कितनों ने अगले महीने के लिए रजिस्टर नहीं करा है, और वो तब है जब हम कह रहे हैं आ जाओ, जैसी तुम्हारी आरएसएस की जो भी कर सकते हो, अरे 25-50 जो तुम्हारे बहुत गरीब हो, हम उस बात का भी स्वागत करते हैं, आ जाओ, सबका सम्मान है। तो भी नहीं, यहां से फोन भी करते रहे, आ जाओ आ जाओ, गीता की बात हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है, संतवाणी है, आ जाओ, नहीं आते। और ये जो तुम मूवी हिट कराते हो, क्या उन्होंने तुम्हें फोन करा था तब गए थे देखने? मूवी तो खुद ही कूद करके देखा है। और टिकट भी मैं देख रहा हूं कि साधारण जो दाम होते हैं उससे दोगुने भी है तो भी देखने जा रहे हो। जो सबसे महंगी रिक्लाइनर सीट होती है वो भी नहीं मिल रही, 2-2 हजार वाली वो भी सीट नहीं मिल रही है। उन्होंने फोन करा था, वो दिन रात तुमको मैसेजेस भेजते थे कि जल्दी से कृपया री एनरोलमेंट कर लीजिए, तब गए हो, हाँ 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 बहुत बार वो बुला रहा है हमें देखने के लिए, तो अब जाकर उसकी पिक्चर देख ही लेते हैं। अब शिकायत करने मत आना कि क्यों धर्म की हानि हो रही है, क्योंकि जहां धर्म है वहां आम आदमी नहीं है। आम आदमी की वरीयताएं दूसरी हैं, उसको उन्माद में जीना है, उसको बेहोशी में जीना है। और ये बात मैं सिर्फ शिकायत के तौर पे नहीं कह रहा हूं, ये बात अगर बुरी लगती है तो फिर जूझो, आओ मेरा साथ दो। अगर मैं कह रहा हूं कि आम आदमी खुद पाखंडी है तो फिर उस पाखंड को हटाने के लिए दिन रात मेहनत भी कर रहा हूं। क्योंकि मेहनत कर रहा हूं इसीलिए इस मंच से कहने का अधिकार रखता हूं कि आम आदमी पाखंडी है। वो होगा पाखंडी, मैं उससे प्रेम करता हूं। वो करता होगा मेरी उपेक्षा, मैं बार बार उसके पीछे जाता हूं। वो देता होगा मुझे गाली, मैं फिर भी उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहता हूं, चल मेरे साथ। तो ये कहकर के भी कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती कि दोष चैनल का नहीं है और दोष सोशल मीडिया का नहीं है और दोष पॉलिटिशियन का नहीं है, दोष आम आदमी का। आम आदमी का अगर दोष है तो जाओ आम आदमी के साथ खड़े हो, उसकी नादानी हटाओ, उसका ज्ञान मिटाओ, उसका अंधेरा मिटाओ। उसके लिए प्रेम चाहिए, प्रेम पैदा करो। ये आचार्य जी। मेरे कुछ हैं फ्रेंड्स, उनको मैंने जब इस बारे में पूछा, ऐसा कहते हैं कि हमें ब्रेक भी तो चाहिए, हम परेशान होते हैं। जहाँ पे वो रहते हैं दिल्ली हरियाणा में, वहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो वो अपनी जगह ऐसा है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं आने के अलावा। यहाँ के लिए ऐसा है कि यहाँ नुकसान बहुत हो रहा है। हालांकि पैसा मिलता है, टूरिज्म इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे दोनों ही लोग। तो इसके बैलेंस हो भी नहीं सकती, कोई तरीका नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है कि इतने लोग और जैसे लोग हैं उस तरीके के लोग यहां आएंगे और पर्वत बचे रह जाएंगे। बचे क्या रह जाएंगे? आप कह रहे हो आप 8 साल से देख रहे हो, मैं 20 साल से देख रहा हूं। मैंने 20 साल में ही भारी भारी तबाही देखी है यहां पर्वतों की। जी, ऋषिकेश वो है ही नहीं जो 20 या 10 साल पहले भी होता था। जो आप बैलेंस मांग रहे हो वही गलती है, बैलेंस संभव नहीं है। इतने सारे लोग और इस तरह के लोग, बहुत बुरी क्वालिटी और बहुत ज्यादा क्वांटिटी। कोई तरीका नहीं है कि ये यहां आए और पर्वत तबाह ना होंगे। अब बताओ क्या करना है? अरे कैसे लोग हैं जो यहां आ रहे हैं? कौन से लोग हैं जो गंदी नौकरियां कर रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं था वो कर क्या रहे हैं? किसी भी तरीके से उन्होंने कुछ पढ़ाई पूरी कर ली क्योंकि सब करते थे, फिर जाकर के कोई मीडियोकर डिग्री के साथ कोई मीडियोकर जॉब ले ली है। अब वो जो नौकरी है उसमें उनका खून चूसा जाता है, साथ ही साथ वो शादी ब्याह करके 2-4 बच्चे पैदा करके बैठ गए हैं, तो जिंदगी झेली नहीं जाती। पर 10-20 साल बीत गए नौकरी करते करते, तो किसी तरह से एक छोटी कार खरीद ली है, तो उसको जल्दी से वो वीकेंड पर बुर्र भगा करके यहां ऋषिकेश में आ जाते हैं क्योंकि कहीं और जा नहीं सकते। ये आदमी जिसकी जिंदगी तबाह है, ये जब पर्वतों पर आएगा तो क्या पर्वतों को तबाह नहीं करेगा? आप क्या उम्मीद कर रहे हो? तो 2-3 बातें हैं, या तो चलाओ वैश्विक आंदोलन, साथ दो हमारा, बढ़ाओ गीता कार्यक्रम को कि जनसंख्या की चेतना का स्तर ही थोड़ा बढ़े, लोग बेहतर हो पाए। पर वो थोड़ा लंबा कार्यक्रम है, रातों रात आप लोगों के दिल नहीं बदल सकते। तो तब तक अगर उत्तरांचल वासियों में अपने पर्वतों और नदियों के लिए प्यार हो तो एंट्री टैरिफ लगा दो, मत घुसने दो इतने लोगों को। भले ही वो बात नाइंसाफी की लगे, भले ही फिर इल्जाम लगाए जाएं कि अरे क्या गरीबों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं, क्या गरीबों को पर्वतों पर जाने का हक नहीं? कोई और तरीका है नहीं, कोई और तरीका नहीं है। जितना लगाया गया बहुत कम है, इतना ज्यादा लगा दो कि नहीं प्रवेश कर पाए आम आदमी। और बिल्कुल आम आदमी इस बात पर तिलमिला जाएगा, वो कहेगा तो क्या करें हम, क्या हमें
पहाड़ों की चोटियों और ठंडक का अधिकार नहीं है? अभी क्लाइमेट चेंज हो गया, इतनी गर्मी होगी दिल्ली में, क्या हमें हक नहीं है कि हम भी जाएं ऋषिकेश, नैनीताल, मसूरी घूमें? बात तुम्हारी नहीं है, तुम छोटी चीज हो, तुम आए हो चले जाओगे। बात इस ग्रह की है, पृथ्वी की है, और इसकी करोड़ों प्रजातियों की है, इसके वनों के विनाश की है। और अगर तुम्हें दिखाई दे रहा है कि तुम्हें अब दर्द हो रहा है, तो कम से कम इतना करो कि जनसंख्या और मत बढ़ाओ, तुम अपने दर्द को ही कोई सही काम करने का कारण बनाओ। और अगर तुम्हें सचमुच प्यार ही है वनों से और नदियों से और पर्वतों से, तो फिर जितना एंट्री टैक्स लग रहा है उतना दे दो और आ जाओ। और उतना एंट्री टैक्स देने के लिए अगर तुम्हें अपनी तनख्वाह का 25% भी देना पड़ता है तो दो ना, क्योंकि तुम्हें तो प्यार है, प्यार में तो दिया जा सकता है। पर आसानी से यहां आकर के विध्वंस मचाना, इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए। और जब मैं बोल रहा हूं बात नाइंसाफी की नहीं, समझिएगा, मैं बस ये कह रहा हूं कि आम आदमी जो यहां पर आता है वो बड़े सब्सिडाइज्ड तरीके से पर्वतों का विनाश कर रहा है। क्योंकि जब वो यहां आ रहा है ना, तो उसके यहां आने की इकोलॉजिकल कॉस्ट आप कैलकुलेट नहीं कर रहे, फैक्टर इन नहीं कर रहे। आप उससे ये छोटा मोटा जो टोल टैक्स वगैरह ले लेते हो, उससे कुछ नहीं होता। आप गिन ही नहीं रहेंगे अगर वो यहां आया है तो उससे कुल वो नुकसान यहां कितना करके जाएगा, और जितना वो नुकसान करके जाएगा उतना उससे पहले ही ले लो। ये कोई नाइंसाफी की बात तो नहीं हुई ना भाई, तो यहां आया है, तू यहां एक जबरदस्त तरीके से नुकसान करके जाएगा। पहले हम उस नुकसान का हिसाब नहीं रखते थे, पर अब हम उस नुकसान का हिसाब रखना चाहते हैं, और आने से पहले इतना पैसा दे दे, क्योंकि तू इतने पैसे का नुकसान करने जा रहा है। ये हम नाइंसाफी नहीं कर रहे। तू आया है तो तू इतना नुकसान करेगा, वो उतना पैसा तुम्हें पहले ही दे दे, और नहीं दे सकता तो कृपा करके मत आ। देखो, ये होना ही है। मैं जैसे बोल रहा हूं, बात अन्याय की और क्रूरता की लगेगी, और ये हो ही रहा है। जितनी भी ऐसी जगहें हैं जहां अभी भी ताजी हवा है और थोड़ा सा सुंदर मनोरम दृश्य है, साफ पानी है, वो जगहें सब अमीरों द्वारा हड़प ही ली जा रही हैं। ये जिन्होंने अपनी तादाद बढ़ा दी है बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह, इनका तो भविष्य वैसे भी बर्बाद है। ये कितने दिनों तक पर्वतों का भी शोषण कर लेंगे? क्लाइमेट चेंज होगा और बढ़ गया तापमान 4-5 डिग्री, तो जमीन यहां सोने के भाव बिकेगी, क्योंकि यहां ठंड होगी। तो क्या आम आदमी खरीदेगा वो जमीन? आम आदमी के लिए तो वैसे भी कोई भविष्य नहीं है। आम आदमी तो बस फंसा हुआ है अपनी बेहोशी में, नशे में, अपने सपनों में, बिना ये जाने कि वो कैसी दुनिया में जी रहा है और दुनिया को क्या बना रहा है, बिना ये जाने कि ये जो अमीर हैं वो गरीबों के ही शोषण पर और खून पर अमीर बने हैं, और उन्हीं अमीरों को अपना आदर्श मानता है। तो जब वो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहा है, तो फिर जिंदगी ही उसको सजा देगी ना। उसको अगर सजा मिल रही है तो ये बात आपको नाइंसाफी की क्यों लग रही है? जैसे अपनी जिंदगी गंदी, जैसे अपने रिश्ते गंदे, जैसे अपनी कमाई गंदी, जैसे अपनी पढ़ाई गंदी, वैसे ही आकर के यहां पर पानी की बोतलें, चिप्स के पैकेट, जितने तरह की गंदगियां हो सकती हैं करते हैं। शिवपुरी वगैरह में चले जाओ, पता नहीं क्या हाल है। नंगे पांव चलो तो बियर की बोतल के कांच धंस जाएं। ये कोई यहां पर शांति और मुक्ति के लिए आ रहा है? ये यहां जो करने आ रहा है, बस उस नाश की कीमत उससे पहले ही वसूल कर लो, क्योंकि तू यहां पर कोई पर्वतों का सम्मान करने नहीं आ रहा है। तू आ रहा है राफ्टिंग करने, और कितने भद्दे तरीके से वो करता है, और क्या गा रहा होता है। और गंगा के तट पर कोई बैठा है शांति के लिए, सामने से 4 राफ्ट निकलेंगे और बदतमीजी और अश्लीलता की इंतहा हो जाएगी। तू ये सब करने आ रहा है तो इसकी पूरी कीमत चुका के आ। और उससे जो फिर पैसा इकट्ठा हो, उसका इस्तेमाल होना चाहिए प्रकृति के संरक्षण में। पर वो तभी हो पाएगा जब पहले प्रदेशवासियों के भीतर कोई प्रेम और सम्मान आएगा अपनी ही प्राकृतिक धरोहर के लिए। अगर प्रदेशवासी खुद ही तैयार बैठे हैं जंगल को, जमीन को और पानी को बेच खाने के लिए, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर जो पहाड़ का निवासी है वो खुद ही तैयार बैठा है कि सब बेच दो, मेरे पास भी तो पैसे की हवस है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मैंने देखा है सर कि जिनको कुछ मिल रहा है पैसा, उनको अच्छा लग रहा होता है, और लोग दुखी हो रहे होते हैं, क्यों आ गए हैं, क्यों आ गए हैं। मैं तभी बोल रहा हूं ना, आप जो बैलेंस मांग रहे हो नहीं मिल सकता, विनाश सुनिश्चित है। और
यंगफोल्ड माउंटेन्स हैं ये जो है ना, ठोस नहीं है अरावली की तरह, ये भुरभुरे पहाड़ हैं, ये अभी भी बन रहे हैं, इनका कद अभी भी बढ़ रहा है। जिस कदर ये गिर रहे हैं और गिरेंगे, प्रदेश से झेला नहीं जाएगा। मैंने अपनी आंखों से इनका विनाश देखा है पिछले 2 दशकों में ही। पहाड़ काट रहे हैं और जो मलबा निकल रहा है नीचे गंगा में फेंक रहे हैं, और यह काम आयोजित स्तर पर करा जा रहा है, शायद स्वयं सरकार के द्वारा करा जा रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है ये पर्वत तुम्हें माफ कर देंगे? आप अगर प्रदेश के वासी हो और अपने ही पर्वतों के साथ ये व्यवहार कर रहे हो, तो जो दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ से आए हैं, ये तो अपनी अपनी गाड़ियां लेके भाग जाएंगे वापस। झेलना आपको है, ये पर्वत आपके हैं, इनको प्यार और संरक्षण आपको देना है, इन्हें बेचिए मत। और ये सिर्फ उत्तराखंड के नहीं है, ये पूरे भारत का जीवन है। हिमालय नहीं तो उत्तर भारत में वर्षा नहीं होने वाली। काट लो वनों को। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब, हरियाणा सब तरसेंगे पानी के लिए। पिघलने दो ग्लेशियरों को, हम देखेंगे नदियों में फिर जल कैसे बचता है। तो आप अगर अपनी प्राकृतिक धरोहर को बचा रहे हैं तो आप पूरे राष्ट्र पर एहसान कर रहे हैं। बचाइए इसको। विकास के नाम पर प्रकृति का शोषण, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। ये विकास नहीं है, ये पागलपन है, और ये इरिवर्सिबल पागलपन होगा। जब तक आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण ही मिलेगा कि ये हमने क्या कर दिया, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और वो प्रमाण हो सकता है 10-20 साल बाद नहीं, 2 ही 4 साल में आपके सामने आ जाए। हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाए, माखी गुड़ में धस रही पंख रहे लिपटाए। अब कुछ नहीं हो सकता, अब मरेगी वो। मक्खी मत बनिए। जोशीमठ धस रहा था, उस पर मैंने कुछ बात करी थी। कल गीता छात्रा मिली, कोई बोली मैं जोशीमठ से हूं। मैंने कहा अभी क्या हाल है? बोली बस अब मीडिया में नहीं आता, धस तो अभी भी रहा है। आज किसी ने मुझसे कहा कि ऋषिकेश को तो आपने भुला ही दिया। किसने कहा था? आपने कहा था। बुरा लगता है। एक समय था जब मैं ऋषिकेश को होम टाउन बोला करता था। मैं कहता था यही मेरा शहर है, मैं सचमुच यहां बसना चाह रहा था। पर जो हाल किया है ना ऋषिकेश का, बुरा लगता है, चोट लगती है, देखने से बचता हूं। इसलिए कम आता हूं ऋषिकेश की तरफ। बहुत प्यार किया है मैंने उस शहर को, इसलिए उसे अब देखना नहीं चाहता, जो दुर्दशा कर दी उसकी। आऊंगा, यद्यपि इसी महीने में आऊंगा।